जी चलिए, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टिंग, सो लेट्स मेक स्टार्ट एज वेल। आज हम अपना वेरिएंट दूसरा कर रहे हैं। हमने नवंबर 21 वेरिएंट 42 किया था। आज हम मई जून 21 वेरिएंट 42 करेंगे, राइट? और अगेन आई केप्ट लुकिंग एट कामरान मलिक्स गेस, ही हैज गॉन ऑफ ट्रैक दिस टाइम। इन माय ओपिनियन हमारे वेरिएंट में बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड आई वुड बी टेकिंग अ रिस्क कि आपको पहले वो क्वेश्चन करा दूं। एंड ऑफ द डे, यस विल डू इट। उनमें जब आप ये सारे नॉर्मल वाले कर लोगे ना, इंशाल्लाह, ठीक है, हम स्पेशली एड्रेसिंग यू, तो उस वक्त हम वो वाले कर लेंगे, डोंट यू वरी। जैसे लास्ट ईयर किया था, पूरा गेस किया था, लेकिन अभी लेट्स फर्स्ट डू द ड्रिल जैसे हमने एएस में की थी। ऑल राइट जी, सो लेट्स गो टू अपना वेरिएंट का एक क्वेश्चन, ठीक है, एंड उसके साथ इसकी मार्क स्कीम भी खोल लेते हैं। Summer 21, mark scheme 12, sorry, Summer 21, mark scheme 42. जी मेरे बेटे, let's start now. Someone is willing to enter. Adan Zaras. Assalamu alaikum everyone who I haven't greeted. ठीक है, so let's start this जी. Fiza Kashif, are you in the class? No, sir, she is Okay, not. good. So let's quickly first look at the uh, सेक्शन ए। वापसी पे देख लें मेमूना, पहले जरा सेक्शन बी के एक दो क्वेश्चंस देख लें जो, Sir, हाँ, please. दो क्वेश्चन तो करें ना हमारे फिट। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी, टोटली फ्रॉम योर मॉडल आंसर। व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज, 12 मार्क्स। डू यू वांट मी टू शो यू द मॉडल आंसर ताकि सामने नजर आ जाए, या जुबानी बताता जाऊं? लेट मी नो गाइस। इससे नोट से करवा दे नोट जैसा से हमने कर कल लें, श्योर किया श्योर था। श्योर। क्वेश्चन को दो तीन बार देख लें। व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन रिलेशन टू यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसने मॉडल आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट? सब बच्चे देख लो, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ रिसोर्स, 12 मार्क्स। अब हम अपना नोट्स खोलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम लारेब, गुड टू सी यू। जल्दी से मैं लारेब, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज। 12 मार्क का क्वेश्चन है, उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया एफिशिएंसी क्वेश्चन को। सो लेट्स क्विकली सी द आंसर। ये एफिशिएंसी के नोट्स आ गए जी, एंड उसके एंड पे जो मॉडल आंसर हुआ है उसी को हम जल्दी से करके अपना आंसर करते हैं। सर, यस बेटे, यस। सर फिर अगर आज ये पेपर करना है तो ये तो मैंने आपको पहले से सेंड किया हुआ है करके, तो फिर I मैं know you have, and you've done a very good job. I've gave you feedback as well. You can go मैं फिर inside. इंग्लिश का मेरा क्योंकि कल सी है ये, तो मैं फिर ओ उसकी नहीं नहीं नहीं, प्रिपरेशन। जाओ जाओ जाओ, शाबाश मेरा बेटा, जाओ, बेस्ट ऑफ लक मेरा बेटा, लव्स। अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो अब देखो, अब ये आखिर में जो इसका क्वेश्चन है, और इसी में से ही सारे क्वेश्चन तकरीबन निकलते हैं। डिस्कस इफ अ फ्री मार्केट इज allocate resource and efficiently, is there any need for government intervention? तो पहला हाफ इसमें हम एफिशिएंसी को समझने में गुजारते हैं। हम फ्री मार्केट को यहाँ पे स्किप करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज स्ट्रेट अबाउट एफिशिएंसी। तो यहाँ से जी, यहाँ से what economics has to say about efficiency, यहाँ से आपका आंसर होगा। Economic efficiency is a situation where output is produced using least cost methods, least amount of inputs, that is called productive efficiency. ये क्या है जी? How to produce, labor capital intensive method ऐसा करो जिसमें least cost हो। उसके बाद जी, output produced reflects consumer preferences in all markets, that is allocative efficiency, consumers की want satisfy हो रही है। Allocative efficiency leads to Pareto optimality, when no one can be made better off without making someone else worse off. इधर ये मिस हुआ है, डायनामिक एफिशिएंसी भी कर दीजिएगा। Another form of efficiency is dynamic efficiency, when firms reinvest their profit into research and development to come up with products and process innovation। ठीक है, अब मैं बच्चों के थ्रू दोबारा एक बार कर रहा हूं। अदन जल्दी से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बता दो, दो लाइनों में, जल्दी से, टाइम नहीं जाया करना मेरे बेटा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी सिचुएशन वेयर, प्रोडक्टिव वाला पार्ट बता दें अदन। Sir, output is produced with
Lowest. least. Okay, anyone else want to help her? Lowest cost. Lowest cost using least amount of inputs, ठीक है, called productive efficiency. मैं मुनाजिर allocative efficiency वाला हिस्सा बता दें. Sir, allocative efficiency is when output is produced according to consumer preferences, बिल्कुल which सही है. leads to predictive Wait. optimal. अब्दुल्ला महमूद, allocative efficiency leads to what? जल्दी से बता दो. अब्दुल्ला, डोंट वेस्ट टाइम मेरे बेटा. एलोकेटिव एफिशिएंसी के रिजल्ट में एक सिचुएशन पैदा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके फाइन. फाइक आप बता दो. नहीं, इसका टाइम वेस्ट हो रहा है. मैंने कहा एलोकेटिव एफिशिएंसी के रिजल्ट में क्या सिचुएशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? शाबाश बता दें. पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होती है, जहां पे नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ. वेरी गुड. वलीद आप बता दें चौथी फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है? Sir, it is dynamic efficiency when firms reinvest their profit into innovation of new production methods. थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. शाबाश, वेरी गुड. ये चार आपने बता दी. रेस्ट अश्योर्ड आपके 4 मार्क्स आ गए. अब हम इनको फर्दर खोलते हैं. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दैट इज लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कैन बी जज्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरियंस. बहुत दफा किया है. एक्स एफिशिएंसी, प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, नॉट नेसेसरली द लोएस्ट पॉइंट. 3 एवरेज कॉस्ट कर्व लगाया आपने, AC 0, 1 एंड 2. लेबल देख लो, कॉस्ट एंड आउटपुट. ए बी इनएफिशिएंट है, एक्स इनएफिशिएंट बिकॉज वो हायर एवरेज कॉस्ट कर्व पे हैं. DCE तीनों एक्स एफिशिएंट है बिकॉज कंडीशन क्या थी? लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व पे हो, नॉट नेसेसरली द लोएस्ट पॉइंट. सबको एक्स एफिशिएंसी क्लियर? Another form of productive efficiency is technical efficiency. When we produce at the lowest point on the given average cost curve, where MC is equal to AC. AC कर्व लगाएं, MC को उसके lowest point पे गुजारें. इस आउटपुट पे लीस्ट कॉस्ट हमने टेक्निकल एफिशिएंसी हासिल कर ली. ठीक हो गया. Allocative efficiency also has some criterions. It is where marginal social cost is equal to marginal social benefit. लिख तो साथ में, there are no externalities, ना external net cost है, ना external benefit है. It is where marginal cost is equal to price. Consumers are placing the same value on the last unit consumed as producers are using scarce resources in form of marginal cost. This is where consumer and producer surplus is maximized. Demand supply लगाओ, तीनों क्राइटेरियंस पूरे हो रहे हैं. MSC MSB के बराबर है, MC प्राइस के बराबर है, सप्लाई कर्व इज द MPC, तो प्राइस के बराबर है. और आपका कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज कम ज्यादा बनाओगे, दिखा देना डेड वेट लॉस. सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब क्योंकि पूरा 12 मार्क का क्वेश्चन ही एफिशिएंसी पे है, तो वी नीड टू गो टू PPC क्राइटेरियन एज वेल. ओह अच्छा, इसमें तो मैं नोट्स पे गलत जगह पे फिर रहा हूँ. लेट मी गेट टू PPC क्राइटेरियन वेरी क्विकली. यस, ये जी. Another way to look at economic efficiency is production possibility curve. It's a curve that shows, define कर दो, all possible combinations of two goods that an economy can produce using its resources fully, efficiently with a given state of technology. All points on PPC, 4 points लगा दिए हमने. A, B, C, D are productively efficient. Least cost points हैं, efficient techniques use हो रही हैं definition के मुताबिक. Point U inside PPC is inefficient because we're not using least cost methods and more of one good can be produced without losing the other. जैसे देखो, हम 10 और 20 का कॉम्बिनेशन U पे बना रहे थे, अब हम PPC पे आए, गुड Y 50 बन रही है, 30 और बनाई और X उतनी 10 की 10 है. सो यहाँ पे हाईली इनएफिशिएंट सिचुएशन है. One of the points on PPC will be allocatively efficient, where society would like to produce. For knowing that point, we need social preferences curve. So on PPC, all points are productively efficient. Yes, allocatively efficient, maybe. Hence, economic efficiency, maybe. ये आपका सब वो हो गया. अब आप बताएंगे जी कि परफेक्ट मार्केट की फर्म जब लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बना रही होती है,
तब वो फुली एफिशिएंट होती है। मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा हूं, ये देखें करके, ये देखें जी। As seen in the figure, when firm is earning normal profit in the long run in perfect competition, अब लेबर प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट है, डिमांड कर्व AR MR स्ट्रेट लाइन है, AC को उसके साथ टेंजेंट करो, MCMR की आउटपुट इक्विलिब्रियम जीरो पे लेंगे, Q0 MC प्राइस के बराबर भी है, एलोकेटिव एफिशिएंसी, और MC AC को भी लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, फ्री मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सारी एफिशिएंसीज। सो टू सम अप, the efficiency in resource allocation means productive efficiency using least cost methods, allocative efficiency increasing consumer choice and their satisfaction only exists in perfect market in long run when firm is making normal profit. अगर वो क्वेश्चन में कहता व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वो भी यही है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, लीस्ट कॉस्ट मेथड्स पे प्रोड्यूस करो, कम से कम स्कार्स रिसोर्स लगाओ। एलोकेटिव एफिशिएंसी उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कंज्यूमर्स की चॉइस के मुताबिक बनाओ, वेस्ट ना करो रिसोर्सेज, जितनी वैल्यू कंज्यूमर्स प्राइस की शक्ल में डालना चाह रहे हैं उतनी ही मार्जिनल कॉस्ट लगे। समझ आ गया मेरे बच्चों? दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमने अभी किया, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन रिलेशन टू यूज ऑफ रिसोर्सेज। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? Very good. B part G. Market failures can always be overcome to increase economic efficiency. How far do you agree with this statement? ये दूसरा हिस्सा है हमारे मॉडल आंसर का। तो let's go to again the notes. हमने perfect market का कर लिया, अब यहाँ से आंसर है। In reality, perfect market does not exist due to several unreal assumptions such as price-taking firms, homogeneous product, and no barriers to entry and exit, etc. In reality, markets fail due to imperfect information, existence of externalities, monopoly behavior, yeah, monopoly profits, etc. Market failure is when demand and supply fail to allocate resources efficiently. Some goods are overproduced and consumed, some underproduced and consumed. हमने लिस्ट कर दी है मार्केट फेलियर्स और डिफाइन कर दिया। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? अब ये 13 मार्क का क्वेश्चन है, हम 3 ले लेते हैं, वैसे 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं, पब्लिक गुड्स ले लेते हैं, मोनोपोली ले लेते हैं और एक्सटर्नल कॉस्ट ले लेते हैं। So let's start with monopoly. First market failure we're going to analyze is monopoly. When monopoly markets exist, they're dominant firms, they have more than 25% market share, price makers हैं, profit maximizers हैं, यानी produce at MC is equal to MR. नॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ बनाओ, ACAR को टेंजेंट करो ताकि बहुत सारी लाइंस ना हो आपके ग्राफ के ऊपर। उस वक्त आप बताएं जी कि as shown in the figure, firm chooses MCMR output to maximize profit. It's not producing at the lowest cost point where MC is cutting AC at optimum point, so MC is not equal to AC. Plus at output QM, MC is far less than price PM. ठीक है, MC कितना है? QM से लेके EM तक, और प्राइस 0 से लेके PM तक, so MC is not equal to price either. अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, डिमांड सप्लाई के थ्रू, MC एंड AR के थ्रू होता, तो इक्विलिब्रियम होता EC पे, इक्विलिब्रियम कंपटीशन, प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा बनती, X एंड Y, 2 एरियाज ऑफ डेड वेट लॉस। मोनोपोली इस तरह फेल हो रही है। किसी बच्चे को मोनोपोली के ग्राफ में अब प्रॉब्लम आती हो तो दोबारा बना दूं एक बार फिर, या इन एफिशिएंसीज को ना होने का दिखाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? एनीवन? सर ग्राफ पे बना दीजिए, बता दो। ओए हमजा, कितनी बार बनाएं बता। बट एनीवेज लेट्स डू इट। ओके, हियर वी गो। सिंपली आपने नॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ बनाना है मोनोपोली का। वाई एक्सिस पे प्राइस, कॉस्ट एंड बेनिफिट। रेवेन्यू क्यों लिख रहे हो? रेवेन्यू इज द बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट ना। राइट जी। तो अब मैंने लगाया, सबसे पहले इन ग्राफ्स में आप डिमांड कर्व लगाते हैं और उसके साथ AR लेबल कर देते हैं। उसके बाद आप MR लगाते हैं, तकरीबन हाफ में इसको गिरा देते हैं, नीचे तक ले आए, मर्जी आपकी। अब मैंने क्योंकि सोचा हुआ था कि ज़्यादा लाइंस नहीं डिस्टर्ब करना अपने ग्राफ को, तो मैंने AC को उसके साथ टेंजेंट करके यू शेप लगा दिया। जस्ट बी केयरफुल, मैं थोड़ा सा MR अपना सीधा करता हूँ ताकि ग्राफ में कोई ग्लिच ना आए।
आपने क्या करना है कि MCMR की आउटपुट पे ACAR के बराबर हो रहा हो, ACAR के बराबर हो रहा हो। यस, दो काम करने हैं, MC को AC के लोएस्ट पॉइंट पे गुजारना है और MC और AMR की आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आपने आउटपुट ली। हम डिमांड कर्व तक गए, हम कॉस्ट हमारी A पॉइंट पे है, ये प्राइस बन गई। लोएस्ट पॉइंट जहां MC AC के बराबर है ऑप्टिमम हमजा, वो आगे था। हम लीस्ट कॉस्ट पॉइंट पे नहीं बना रहे, हमारी कॉस्ट A पॉइंट पे ज्यादा है। सो MC इज नॉट इक्वल टू AC, हेंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। समझ आ गया हमजा? फिर जी सर। इस आउटपुट पे MC इज ओनली QM टू EM और प्राइस हमारी इज ऑल द वे अप टू 0 से PM, तो MC is also not equal to price, hence allocative efficiency compromised. लास्टली जी, अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, MC सप्लाई कर्व होता, डिमांड और सप्लाई के थ्रू यहाँ इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव मार्केट का बनता, प्राइस वुड हैव बीन लोअर, आउटपुट वुड हैव बीन हायर, QC। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स जो बन रही हैं X एंड Y, डेड वेट लॉस भी आ रहा है। मोनोपोली तीन जगहों पे फेल हो रही है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है, एलोकेटिव नहीं है और डेड वेट लॉस भी है। एवरीवन शुड बी वेरी कंफर्टेबल बाय नाउ, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क। ऑलराइट जी, उसके बाद मेरे बेटे हम आए मोनोपोली के बारे में, गवर्नमेंट क्या करे, यहीं पे उसकी हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन सब कर रहे हैं। राइट जी, उसके ग्राफ की डेफिनेशन के बाद हियर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स डिजायरेबल, यहां से जहां मेरा माउस पॉइंटर है, हियर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स डिजायरेबल, गवर्नमेंट कैन फोर्स मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग टू इंश्योर एलोकेटिव एफिशिएंसी। नोट करो, अगर MCAR के मुताबिक प्राइस सेट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मोनोपोली पे लगा दी जाती है, एग्जैक्टली परफेक्ट मार्केट वाला बिहेवियर, डिमांड सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डेड वेट लॉस खत्म हो जाएगा, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी उसके रिजल्ट में। दे कैन रिमूव बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट लाइसेंस दे, सब्सिडीज दे नई फर्म्स को, रेगुलेशन कानून आसान करे ताकि नई फर्म्स जल्दी जल्दी सेटअप हो सकें। मोनोपोली विल फील थ्रेटेंड, इट विल बिकम अ कंटेस्टेबल मार्केट, मोनोपोली एक्सेसिव प्रॉफिट्स बनाने से डरेगी। They can also prevent dangerous mergers and takeovers to stop formation of monopoly. Monopoly बनती ही mergers and takeovers के थ्रू है, उसी को रोक दो in its inception. However, अब यहीं पे हम उसके इवैल्यूएशन कर रहे हैं, however such intervention may cause reduced dynamic efficiency. इनोवेशन रुक जाएगी, मोनोपलीज के पास ही इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कि वो री इन्वेस्ट करके डायनामिक एफिशिएंसी लाती है। Monopoly may be a multinational company and threaten to leave the country, causing mass unemployment. Developing countries में officials often take bribes and monopoly exploitation is allowed. ये आपका पहला मार्केट फेलियर विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, इस बच्ची ने यहाँ पे मेरिट गुड्स वाला का किया हुआ है, आई वुड से हम आसान वाले कर लेते हैं, हम पब्लिक गुड्स और एक्सटर्नल कॉस्ट का कर लेते हैं, सिंगल शिफ्ट वाले ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मोनोपोली ये आ गया जी, डीमेरिट गुड, सॉरी, एक्सटर्नल कॉस्ट। अनदर फेलियर, एक ही काफी है, केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अनदर केस ऑफ मार्केट फेलियर इज existence of a negative externality. Externalities are harmful spillover effects on third parties due to production, e.g. या consumption, e.g. pollution, congestion, noise, etc. When an economic activity has negative impact on third parties, society क्या चाहेगी कि ये चीज कम बने, external cost मिला के social cost are greater than private cost, ये लिखिएगा, marginal social cost are greater than private cost, there's a divergence between them. तो अवाम चाहेगी ये कम बने, टू मेनी स्कार्स रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू सच प्रोडक्शन। सिंपल डिमांड सप्लाई कर्व इनको समझिएगा, डिमांड सोशल बेनिफिट था, सप्लाई कर्व सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट थी, बिकॉज अभी इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट एडेड नहीं है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस MEC ऐड करते हो तो ऑप्टिमम क्वांटिटी क्यू ऑप्टिमम पे आ गई, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम ओवर एलोकेशन ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही थी। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब यहाँ इंटरवेंशन गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कैन अप्लाई इनडायरेक्ट टैक्स ऑन पोल्यूटिंग फर्म्स इक्वल टू MEC, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर एस्टिमेट करके इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें
उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, कॉस्ट बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से कंज्यूमशन कम होगी, इसकी एक्सटर्नैलिटीज कम हो जाएंगी, कम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, मार्केट फेलियर दूर हो सकता है. हाउएवर यही वैल्यूएशन करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. Often government is unable to calculate the right amount of marginal external cost because of information failure. उनको सही estimate नहीं हो पाता, कितनी pollution होगी, कितनी congestion होगी, external cost मालूम करना आसान काम नहीं है. As a result, government fails to apply the right amount of tax. They might over or under tax, and government failure may occur. ठीक है. Next जी, government can use laws, regulation, chimney heights, pollution licenses, fines and penalties on polluters. But again, this may be broken in developing countries due to bribes and officials, contributing to this. Secondly, आपका जो पोल्यूशन लाइसेंस के केस में भी और दूसरे जो हम रेगुलेशंस लगा रहे हैं, कल्प्रिट्स को फाइंड करना कि किसने गलत केमिकल्स डंप किए थे ओशंस में या क्वेरीज में, रिवर्स में, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. गवर्नमेंट को बहुत पुलिसिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है टू फाइंड आउट. हेंस द इंटरवेंशन मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल. ये कंप्लीट हो गया जी. पब्लिक गुड्स का मुझे बता दें दोबारा करना है या यू ऑल नो इट. बच्चों बताएं, पब्लिक गुड्स टोटली क्लियर है, ये करवा दूं एक बार. क्लियर है? अच्छा जी, नए बच्चों से जरा बात करते हैं. एक हमारे पास रिबाल काफी दिनों बाद आए हैं. रिबाल, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन एफिशिएंसी का चैप्टर? सर काफी आता है. गुड. एक और बच्चा नया आया था, हुनैन. आर यू अंडरस्टैंडिंग मेरा बेटा? यू आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. हैज ही लेफ्ट फाइक? नहीं सर, ये मुश्किल ही बोलेगा. अच्छा, खामोश से बच्चे. चलें, कोई नहीं, आप उससे पूछ लीजिएगा. राइट जी, सो दैट्स दैट. एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन देखो, पहले दो क्वेश्चंस में ही आपका काम कंप्लीट हो रहा है. पहला एफिशिएंसी का कंप्लीट और दूसरा वाला हमारा इंडिफरेंस कर्व्स का. अब प्लीज, बिकॉज मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आई वांट यू टू गाइस टू बी एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस. सो आई एम गिविंग दिस वन टू, लेट्स से, वलीद से बात कर लेते हैं. Waleed, question 3, part A. Use indifference curve analysis to explain how an individual's demand curve for an inferior good is derived. 12 marks. तसल्ली से मुझे इसका स्केच बता सकते हो? टेक योर टाइम और स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 नॉलेज का, फिर एप्लीकेशन का, फिर एनालिसिस का. कैन यू गिव मी अ होल स्केच जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं? सर सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन सी अप्रोच से है. शाबाश. कौन सी है? शाबाश. कार्डिनल अप्रोच. वलीद, मैंने तुझे पिटाई लगानी है सॉरी बेटे. याद रखना हमेशा, कार्डिनल क्लासिक है, पुरानी. मार्शल की अप्रोच, वो कौन से हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और इक्वी मार्जिनलिटी. ऑर्डिनल नई है, इसमें इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन है. ठीक है. यस सर. अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो, बेशक अप्रोच का नाम ना बताना. स्टार्ट ही इतना बुरा ना करना कि एग्जामिनर खिलाफ हो जाए. इंडिफरेंस ऑर्डिनल, यूटिलिटी थ्योरी कार्डिनल. ठीक है. क्लासिक कार्डिनल ये ध्यान रखना, वो पुरानी थ्योरी जो है. ठीक है. अब तसल्ली से बताएं जी, आपने अप्रोच बता दी, कौन सी वाली? सर ऑर्डिनल. आगे क्या करोगे बच्चे? सर उसके बाद assumptions बताएंगे. अगर क्वालिटी ऐड करनी है, जरूरत नहीं है. शाबाश. उसके बाद सर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व को हम डिफाइन कर देंगे. कर दो सब सुनने ताकि एक बार. Indifference curve is a curve that shows all possible combinations of two goods that a consumer has same total utility. Okay. Hence, he is indifference between them. शाबाश, वेरी गुड. आपने थोड़े से एक दो वर्ड जरा ऑड से बोले. आपने बोला indifference curve is a curve that shows all possible combinations of two goods that a consumer has to same total, where consumer gets same total utility. ठीक है. और दूसरा आपने बोला where he is indifference, where he is indifferent. समझ आ गई? बस वर्ड ठीक कर लो. उसके बाद मर्जी है दो प्रॉपर्टीज दे दें इंडिफरेंस कर्व्स की, अच्छी बात है. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, वो बता के. उसके बाद मेरा बेटा आप बताएं नेक्स्ट स्टेप किस चीज को डिफाइन करेंगे? दूसरी टेक्निक कौन सी है? उसके बाद हम इंफीरियर गुड्स को डिफाइन करेंगे. नो 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 नो,
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में अकेले इंडिफरेंस कर्व से काम होता है या कुछ और भी साथ चाहिए होता है? बजट लाइन. हाँ, द अदर टेक्निक यूज्ड इज बजट लाइन. उसको डिफाइन करें. So, budget line is a line that shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy within his limited income. एंड हमेशा मिस करते हो ये पार्ट. And गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स. अब एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट दे दें. The slope of indifference curve is mu of good y over mu of good x. Mu of y over mu of x. And slope of budget line is price of y over price of x. समझ आ गई बात? Yes, sir. आखिरी चीज क्या करेंगे वलीद, ताकि आपके 4 मार्क्स नॉलेज के सिक्योर हो जाएं. आपने बजट लाइन डिफाइन कर ली, 1 मार्क. इंडिफरेंस कर्व 1 मार्क. जी. इंफीरियर गुड को डिफाइन करें. नहीं नहीं नहीं, अभी नॉलेज का कुछ रहता है. हम एक बेसिक. जी. आईसीसी डिफाइन करेंगे. नो, वो भी हो गया. बेसिक इक्विलिब्रियम दिखाएंगे बेटे. गुड वाई गुड एक्स लेबल करके बजट लाइन लगा के इंडिफरेंस कर्व को सर टेंजेंट करके y0 x0 और बताएंगे यहां इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, उसकी टोटल यूटिलिटी इस बजट में मैक्सिमाइज्ड है. समझ आ गया स्टेप? यस सर. अब आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस आर पार्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच व्हिच इज द लेटेस्ट अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इट हैज 2 टेक्निक्स. अब मैं वो assumptions वाला सब छोड़ रहा हूं, सीधे मार्क्स पे जा रहा हूं. Indifference curves, a curve that shows all possible combinations of two goods that give the consumer same total utility, hence he is indifferent on all of them. Properties दें, बहुत अच्छी बात है. आगे जी. Alone indifference curve is not enough. We need budget line to find consumers equilibrium. Budget line is a line that shows all combinations of two goods a consumer can afford in his limited income and given prices of goods. The slope of indifference curve is mu of y over mu of x. Slope of budget line is price of y over price of x. Consumer equilibrium is established when straight budget line is tangent to downward sloping indifference curve. बना के दिखा दें consumer is buying y0 x0 of both goods, his total utility is maximized. किसी को इस ग्राफ में तो मसला नहीं है बेसिक वाले में? अब वलीद जो आप काफी देर से कह रहे हैं इंफीरियर गुड्स पे आ जाए, अब आप एप्लीकेशन पे आए. एन इंफीरियर गुड इज वन सर जिसकी डिमांड राइज होती है, इनकम फॉल होने से, which has a negative relationship with consumers' income because it's Yes, sir. considered as a low quality items like second hand clothing, matchboxes, आपके स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, दही बड़े वगैरह. ठीक है, ये होगी जी इंफीरियर गुड्स. अच्छा आंसर ये भी लिख देगा, इट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम एंड अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्राइस एज वेल. प्राइस गिरने से इसकी डिमांड बढ़ती है. ठीक है ना, ना करें तो कोई मसला नहीं है. उसके बाद आप बताएं जी, डिमांड कर्व निकालने के लिए आप क्या करते हैं? प्राइस चेंज. प्राइस चेंज के बाद कौन सा इफेक्ट आता है वलीद? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्राइस चेंज के बाद आता है प्राइस इफेक्ट. उसके अंदर 2 फर्दर इफेक्ट है. समझ आ रही है बात? यस सर. अब थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, किसी और को पकड़ लूं? बताओ मुझे. नहीं सर, मैं कर लेता हूं. हाँ तो बताएं जी. प्राइस चेंज ऑफ इंफीरियर गुड इट कॉज प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट इज व्हाट मेरा बेटा, बताओ. So this is the change in demand due to the price itself. Change in consumption due to change in price of the good itself, ceteris paribus. Price effect has 2 further. बोलते जाइए अब, शाबाश. So it has 2 further effects, income effect and substitution effect. बोलते जाएं, इनको डिफाइन करें. So income effect is a change in consumption due to change in real income As a result of and as a result of प्राइस चेंज. ये प्राइस चेंज के रिजल्ट में मनी इनकम चेंज नहीं हुई, ये बहुत जरूरी है. इनकम इफेक्ट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हेन प्राइस चेंजेस. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है जी? उसमें जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो हम दूसरा गुड लेते हैं. यूं कर दो. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज इन relative price of the good and effect on consumption as a result of price change. अगर वो मुश्किल लग रहा है तो if one good becomes cheaper we buy it more because it's relatively cheaper. ठीक हो गया. अब जी ग्राफ किस किस को मसला है, मैं एक बार फिर बनाने को तैयार हूं ताकि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा आउट ऑफ द वे हो जाए. बताइए जल्दी से.
सबको आता है, ना बनाऊं? चलें इफेक्ट्स मुझे बता दें. आई स्विच द किड नाउ. मेमुना, इंफीरियर गुड का प्राइस फॉल का हमने ग्राफ बनाना है. प्राइस फॉल से इंफीरियर गुड के तीनों इफेक्ट बता दें. प्राइस इफेक्ट बाद में, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और फिर अल्टीमेटली प्राइस इफेक्ट. पूरी डिटेल में बता दो, शाबाश. प्राइस गिरने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड का? मेमुना आप हैं क्लास में या नहीं? ओके, आई मूव. बुरहान आप बता दें. जी सर. प्राइस गिरने से इंफीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सब पॉजिटिव. शाबाश. विल बाय इट मोर, सस्ती होगी रिलेटिवली. इनकम इफेक्ट क्या होगा, डिटेल में बताना जरा. सर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा. क्यों? बट इनकम इफेक्ट का क्योंकि सर वो नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन इनकम एंड रियल इनकम उसकी बड़ी थी तो हम कम लेंगे उसको, ठीक है, बहुत अच्छे, नॉर्मल तरफ चले बट जाएंगे. सर इनकम इफेक्ट इतना वो मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो आउटवे कर सके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी बिगर देन इनकम इफेक्ट, हेंस ओवरऑल प्राइस इफेक्ट विल आल्सो बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. बच्चों बना लोगे या एक बार ग्राफ बना दूं, बता दें मुझे. खामोशी मींस यू ऑल नो इट. बस ग्राफ बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें, एंड पे एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दें कि एज शोन अबव an inferior goods demand curve slopes downward through equilibriums of budget line and indifference curves, although it's very inelastic because one effect, substitution, is positive and the other effect, income effect, is negative for price fall. That is all. और नीचे डिमांड कर्व निकाल के दिखाइएगा. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, लेट मी सी कौन कौन बच्चा आया हुआ है ताकि मैं उसके मुताबिक. अच्छा जी, अब बात करते हैं. नबीहा सिद्दीकी, आर यू देयर? एक बार माइक खोलिएगा अपना. जी सर. शाबाश बेटे. सेकंड क्वेश्चन नबीहा, सिर्फ मुझे आपने दो बातें बतानी है अभी. नंबर वन, स्टेटमेंट पढ़ें. कौन कौन सी की टर्म्स हैं, दो या तीन, जिनको आपको डिफाइन करना है, और ये कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है. टेक योर टाइम. सर की टर्म्स जो डिफाइन करनी होंगी वो तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही होंगी, और नीचे शॉर्ट रन. और शॉर्ट रन. ठीक हो गया. एहतियातन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी, लेकिन चले तीन हो गई. ये कौन सा टॉपिक है? मार्जिनल कॉस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन डिसीजंस में? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की ये कहां पे हमने पढ़ा हुआ है? छोटू सा एक टॉपिक आपको पढ़ाया था मार्केट स्ट्रक्चर से पहले, याद आ रहा है कुछ? सर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. नो. ओके, लेट्स गो टू फाइक. फाइक, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है? सर ऑब्जेक्टिव्स. नो. रूल्स ऑफ बिहेवियर. रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर किसने बोला है? हमजा ने. दैट इज इट. रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर. शॉर्ट रन में अगर फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है उसके रेवेन्यू से, हम कंटिन्यू करते हैं इवन विद द लॉसेस, लेकिन जब वो भी कवर नहीं हो रही तो हम बंद कर देते हैं. बात समझ आ गई बच्चों? ये रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर में क्वेश्चन. और एमसी का क्या ताल्लुक है? एमसीएमआर की लॉस मिनिमाइजिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेने के लिए काम आती है. अब मुझे बताएं, इसका थोड़ा सा स्केच करवा दूं. या सबको क्लियर हो गया है? ग्राफ वगैरह भी समझ आ रहा है? बता दें मुझे. श्योर. अब्दुल्ला बाबर, कैसे हैं मेरे बेटे? आप सुनाए सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. काफी दिनों नहीं आए, पेपर्स थे कोई? नहीं सर, इस टाइम मेरी अकाउंटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है. अच्छा अच्छा, वो आपका क्लैश आ जाता है. वीडियोस देख लिया करो बस. हाँ चलिए, गुड हाँ इनफ. जी सर, वो हम सारी देख. वेरी गुड जी. डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस. सबसे पहले जी, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट. सबको डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला आता है? सब खामोश है, मींस आता है. Additional cost of producing one extra unit of a good or service is called marginal cost. It's variable cost in nature.
Its formula is total cost of n units minus total cost of n minus 1 units. उसके बाद जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन करें. It is the variable cost per unit of output. Its formula is variable cost divided by output, VC over Q. Short run is a period of time when at least one factor of production, usually capital, remains fixed. Short run production decisions are, अब हम application पे आ रहे हैं question की, based on rules of firm's behavior. अब इस रूल को बता दें जी, मैं आपको एब्रीविएशन में करके दे रहा हूं. Behavior, ठीक है. As long as average revenue is greater than or equal to average variable cost, firm should continue. क्योंकि लॉस या तो कम हो रहा होगा कंट्रीब्यूशन की वजह से या सेम रहेगा. फिक्स कॉस्ट तो देनी ही देनी है, बस वेरिएबल कॉस्ट आपको पढ़नी है, वो आपकी कवर हो रही है. अलबत्ता when average revenue is less than average variable cost, firm should shut down. ठीक हो गया जी. अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के, जो हम कई दफा कंट्रीब्यूशन शट डाउन के परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बता दीजिएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मैं एग्जांपल ले रहा हूं फर्म का, ताकि अगर आपके लिए ग्राफ बनाना स्ट्रेट लाइन वाला आसान हो जाए. Again, time management is a huge issue, so try and draw this single graph. Price, revenue, cost, output. सबसे पहले बेटे डिमांड कर्व लगाएं, प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन, डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, और इसको D1 कर दें या D0 कर दें. ये प्राइस P0. लॉस तो हमने दिखाना ही है. एवरेज कॉस्ट को सॉरी ऊपर लगाएं. अलबत्ता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, मैं बहुत टेढ़ा बन गया, सिटिंग डाउन इन अ वेरी ऑड एंगल, इसलिए शायद ऐसे हो रहा है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उससे नीचे लगा दें. अब बेटे क्या हो रहा है, अब MC लगाएं, और MCMR की जब आप आउटपुट लेंगे, इस आउटपुट पे ऊपर आए, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट A पॉइंट पे है, इसको मैं P1 कर रहा हूं. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है. वेरिएबल कॉस्ट कवर होके रेवेन्यू इतना है कि फिक्स कॉस्ट की तरफ कुछ हिस्सा जा रहा है. अगर बंद कर दोगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा. आपका भी लॉस सिर्फ इतना है जितनी एवरेज कॉस्ट आपकी कवर नहीं हो रही. ठीक है, अगर आप बंद कर दोगे कंट्रीब्यूशन वाला एरिया भी लॉस में आ जाएगा. अब ये इसको एक्सटेंड कर दें, प्राइस 1 को D1 AR MR. अब जी प्राइस को आप जो है गिराएं, P1 पे आई. अब भी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है. वी शुड कंटिन्यू. बंद करो या चलाओ, लॉस सेम है. अलबत्ता प्राइस फर्दर गिरे, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही. अब इस आउटपुट पे जाके देखो, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये वाला एरिया एड टू लॉसेस हो जाएगा, एडेड लॉसेस. सो वी शुड शट डाउन. अगर आप लोगों को मुश्किल लग रही हो तो दो ग्राफ्स में बना लें. समझ आ रही है मेरे बच्चों या नहीं? So what is the use of average variable cost curve? It helps the firm deciding whether to shut down or continue in case of making losses. As long as average revenue is greater than or equal to average variable cost, as in price P0 and P1, they should continue. But if average revenue falls to D2, now the price is below average variable cost, if they continue, the loss will increase by the area added losses. They should shut down. समझ आ गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की. MC is used to determine the profit maximizing slash यही loss minimizing output भी आपकी loss minimizing output, यानी हम कहाँ प्रोड्यूस करें,
कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, अगर लॉस है तो लॉस मिनिमाइज हो जाए। इसका काम सिर्फ आउटपुट Q0 डिटरमिन करना है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बता दीजिएगा, MC कर्व इज hockey shaped due to law of diminishing marginal returns। जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा है वो नीचे जाता है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स, टू मेनी वर्कर्स शेयरिंग टू फ्यू मशीन्स, ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो दैट्स इट जी। कंक्लूसिव में आप बताएंगे MC is used to just determine the loss minimizing, profit maximizing output, whereas average variable cost is used to decide whether the firm should continue in case of losses or shut down। बच्चों समझ आ गया या थोड़ा सा और बता दूं? प्लीज जल्दी से बता दें। ये आपका 13 मार्क का एक थोड़ा सा आ गया जी। एनीवन जी, एनी क्वेश्चंस हियर? नबीहा, आर यू क्लियर नाउ? जी सर। ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द पेपर। ये आपका 2 क्वेश्चंस मैंने करवाने थे अभी के लिए, बिकॉज 15 मिनट मेमूना सेक्शन ए नहीं हो पाएगा बेटे 15 मिनट में। मेमूना, यू देयर? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था जब मैं पूछा था, आप क्लास में नहीं थी? असल में मेरा ना लैपटॉप डेड हो गया था। मेरे हिसाब से पीछे से मैंने ऑन ही नहीं किया हुआ था। वही मैंने कहा मेमूना, इवन इफ शी डजंट नो शी विल आंसर कि भाई ये नहीं आता। हाँ, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कल ये क्वेश्चन किया था, ये वे लेबर वाला हम कल करेंगे प्रॉपर डिटेल में। नंबर 5 जो है ये तो बड़ा आसान है, कल ही के क्वेश्चन वाला स्केच है। मेमुना आप ही बता रही थी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटे? जरा क्वेश्चन देखें। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच HDI एंड म्यू प्रोवाइड बेटर मेजर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स देन GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। GDP से ही बनता है, यानी कि नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके। कैन यू गिव मी अ स्केच ऑफ इट बेटे? Sir, I tried writing a sample answer yesterday, तो मैं जरा उसी से पढ़ के आपको सुनाऊंगी। Why not? Why not? Is that okay? That's So, perfectly sir, okay. before I would like answer the question, I think there would be a few key terms that I would use over and over again in the paper. So, first of all, they would be मैं GDP की एक तो definition दूंगी, शाबाश। मैं HDI GDP की या GNI की? GDP की या GNI की? Sorry, sir, GNI की। GNI क्या होता है, जरा बता दोगे? Sir, it's your gross national product. Okay. और उसमें ये होता है कि सर जब आपको GNP करना होता है, उसमें बेसिकली आपकी GDP ऐड होती है और साथ में आपकी जितनी भी नेट फैक्टर इनकम्स जैसे बाहर से कोई भी लाइक वो माइनस हो जाती आती हैं, ठीक है, ऐड हो जाती हैं, ठीक, ऐड हो जाती हैं। I would like to define it like this: gross national income is the total value of goods and services produced within the geographical boundaries of a country over a year, GDP की definition, plus net factor incomes from abroad। कितना आसान हो गया, GDP को डिफाइन किया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये लिखवा दें बेटे, GDP की डेफिनेशन लिख दें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमजा समझ गए हो ना? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। लेकिन मुझे ये इस वर्डिंग में एक बार लिखवा दें। लिख लो। टोटल मनी वैल्यू of all final goods and services produced within the geographical boundaries हमजा लिखवाऊं आगे? सर सर्विसेज के बाद क्या आपने बोला था, आवाज ब्रेक हो गई थी। Produced within the geographical boundaries सर लिखिए। of a country over a year या over a period, जो भी लिखो, प्लस बनना करना जुमला प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
थोड़ा सा खोल दीजिएगा कि भाई जो फॉरेनर्स अर्न करके ले जा रहे हैं माइनस कर देंगे हम, जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट हमारे डोमेस्टिक सिटीजन बाहर से ला रहे हैं वो ऐड कर देंगे। समझ आ गया बच्चे? जी सर। मेमूना कंटिन्यू विद द स्केच। Sir, this is my personal opinion, but I would like to define living standards and economic दिस इज अ development. वेरी गुड ओपिनियन, शाबाश, बता दो थोड़ा सा। Sir, so living standards are basically living standards refer to the level of wealth, comfort, consumer goods, and necessities available to the people of a certain geographical area. यानी कि And economic development is commonly known and used as a synonym for economic growth, and is the process where developing economies tend to transform themselves through qualitative and quantitative improvements in order to become developed economies. याद कर लोगे इंटरनेट वाला? Sir, रट्टे मारिए। शाबाश शाबाश। So it's basically the overall quality of life, health care, education, फिर सारा सर हम कुछ। लोग GNP के बेनिफिट्स बताएंगे, which I हैं think किसके किसके क्या? सॉरी से sorry नहीं sorry सर, फिर हम पहले तो HDI HDI में पूरा चले जाओगे, शाबाश, ठीक है। HDI के बारे में बताएंगे, उसे डिफाइन करेंगे और फिर हम उसके बेनिफिट्स उसके बताएंगे। 1/3 क्या होता है जी? GNP या GNI पर कैपिटा परचेजिंग पावर सर, पैरिटी उसके 1/3। अलावा लिटरेसी इंडेक्स होता है और लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे मालूम करते हैं? एक्सपेक्टेड years a baby can live in a country। यस सर। एंड लिटरेसी कैसे जानते हैं? सर के एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी होती है? फॉर अ 25-year-old person in a country and its school attendance, ठीक है ना? तो वेरी वेल, अब इसके फायदे नुकसान बता दिए आपने, वो नोट्स में हैं, ठीक है। बहुत वाइडर गैमेट देता है, एजुकेशन हेल्थ को भी लेके आता है, सिर्फ मॉनेटरी को नहीं देखता, और साथ में इट कंबाइंस डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ। सो ओवरऑल डेवलपमेंट इज शोन, नॉट जस्ट द मॉनेटरी ग्रोथ। लेकिन इसकी डाउन साइड्स क्या हैं जी? इसके फिगर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है। साथ में HDI जो है वो हर कंट्री डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे कभी कभी कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड लिटरेसी वगैरह, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। स्टिल ये मोस्ट कॉमन मेजर नहीं है, GDP इज स्टिल द मोस्ट कॉमन मेजर। अब जी हम आ गए म्यू के ऊपर। मेमूना जल्दी से बता दें म्यू क्या होता है, मेरी मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। सर इट मेजर्स मतलब सर के आपकी इट्स एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव GDP को हाँ जी, an attempt to improve GDP to become like a better measure. उसमें क्या क्या ऐड करते हैं आप? जहां जहां सर GDP सर जैसे कि अगर कोई लेजर टाइम है, जो होती है या बिल्कुल, जो या हिडन इकोनॉमी है वो तो ऐड कर उसे दोगे, ऐड करते हैं। क्योंकि उससे And then GDP अंडर एस्टिमेट कर रहा था GNI, ठीक है ना? शाबाश। और और क्या सर माइनस करोगे? हम एक्सटर्नल कॉस्ट्स एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह, क्वालिटी ऑफ गुड्स वगैरह, ठीक है। अब इट बिकम्स अ बेटर मेजर, लेकिन अगेन इसके फिगर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा गेस वर्क है हिडन इकोनॉमी को ढूंढने में, एक्सटर्नल कॉस्ट को ढूंढने में। इसकी एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल है, बहुत मेहनत है, बहुत कॉस्टली है। ठीक हो गया जी। अब हम आएंगे GDP, उसकी लिमिटेशंस, फिर एंड पे क्वालिटेटिव मेजर्स थे ये दोनों, इसलिए GDP से बेहतर है। लेकिन जब तक GNI साथ नहीं आएगा, टोटल जो हमारी है डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि HDI के अंदर GNI है जो GDP से निकलता है, उसी बहाने लिमिटेशंस बताना शुरू कर दो। हिडन इकोनॉमी, PPP, क्वालिटी ऑफ गुड्स, मिलिट्री गुड्स बने जा रही है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं हो रहे, जो कल हमने पूरा डिस्कस किया था। सबको समझ आ गया बच्चों? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्वीक था। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद इट नाउ? जी सर। अब देखो बेटे, 6 क्वेश्चन A पार्ट, वी कैन डू इट वेरी क्विकली। Explain the causes of unemployment and consider which is most likely to occur in a developing country. मैं जल्दी से बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करें, when people are willing and able to work but cannot find a job. Unemployment rate is calculated by number unemployed over total labor force into 100, whereas labor force is unemployed plus employed. Unemployment is in many forms. Frictional unemployment is one of the basic ones, less serious ones. इसके अंदर हमारे आए थे जी सर्च, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक जॉब छोड़ी, बेहतर जॉब की तलाश में डिसमिस हुए, बेहतर जॉब की तलाश में टाइम लगा रहे हैं। नंबर 2 जी सीजनल, उसके अंदर आ जाती है फिर वॉलंटरी कैजुअल, एक जॉब की नेचर ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बार बार जॉब अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं आप, टीचर्स, सप्लाई टीचर्स वगैरह मेरे जैसे।
आपके जो होते हैं ये क्या इनको बोलते हैं, ऑथर्स, सप्लाई एक्टर्स वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे ही बात करते हैं, this kind of unemployment exists more in developed countries because over there लोगों के पास ये चॉइस है कि अपनी मर्जी का ऑक्यूपेशन लें जिसमें वो बार बार अनएम्प्लॉयड होते रहें, या फिर एक जॉब छोड़ के बेहतर जॉब की तलाश करें। ये लग्जरी उनके पास है। डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि पीपल डू नॉट लीव अ जॉब लुकिंग फॉर अ बेटर वन। सीजनल कैन बी एनीवेयर। फिर जी स्ट्रक्चरल, उसको भी डेवलपिंग पे बताता जाऊं या समझ आ गई आप लोगों को? खामोशी से मुझे समझ नहीं आ रहा, बताते जाऊं या रोक दूं बात? ओ हेलो, क्वेश्चन है बच्चों। यू वांट मी टू सर बस ठीक है। सही हो गया? सर क्लियर है। सबको क्लियर है? बहुत दफा कर चुके हैं। रिक्वायर्ड क्या है जी? 3 फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन आप चारों कर लीजिएगा, 12 मार्क हैं, 3-3 मार्क समझ के, और दैट इज व्हाट इट इज, सिंपल एज दैट। अब जी हम जो बी पार्ट है ये भी कल करेंगे, और 7 हम स्किप करेंगे, ये वो क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला, बिकॉज इट्स अ बिट ट्रिकी फॉर सम ऑफ द किड्स। और नंबर 4 वेज डिफरेंशियल्स वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेबर मार्केट पूरी रिवाइज हो जाती है, ये हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इतना टाइम होगा इंशाल्लाह कि हम सेक्शन ए कर लें। सो एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप द क्लास जी? Okay, so here it is. I'm just saving my recording.